अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे अकब में स्कूल है और इस सरकारी इमारत से आपको पता होगा कि आज मैं तालीमी निज़ाम के ऊपर एक प्रोग्राम करने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से एक ऐलान किया गया कि तालीमी एमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाएगी, जिसमें 2 करोड़ से ज़ायद स्कूलों से बाहर तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं, जिनको तालीमी इदारों के अंदर लेके आया जाएगा। सवाल नंबर 1, मौशी बहरानों के ऊपर हुकूमत ने कौन सी पॉलिसी बनाई कि ये बच्चा स्कूल में आएगा तो उसके वालिदैन को रोज़ी रोटी मिलेगी। बिलाशुबा मैं ख़िलाफ़ हूँ चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़, मैं कभी भी उसका हामी नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, क्योंकि कतई जायज़ नहीं है कि एक बच्चे को मेहनत मजदूरी के ऊपर लगाया जाए, उसकी रोज़ी खाई जाए। लेकिन दूसरी जगह पर मौशी बहरान है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इस शहर फैसलाबाद के अंदर स्कूल्स की इमारतें बुसीदा हो चुकी हैं, उसातिज़ा की शॉर्टेज है, तालीमी निज़ाम मफलूज हो चुका है, मौशी मुश्किलात फिर आएंगी। यहाँ प्राइवेट से निकल के बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, उसातिज़ा ओवर ऑक्यूपाइड हैं। अब तीसरा, तो फिर सरकारी एमरजेंसी कैसे होगी? पहले सहूलियात दी जाती हैं, फिर उससे नतीजे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पहले नतीजे मांगे जाते हैं, फिर सहूलियात की बात होती है। सहूलियात कैसे दी जाएंगी, ये सब एक सवाल है। वज़राए आला जितने भी थे चारों सूबों के, उनके साथ ये बात निशिस्त हुई, गुफ्तगू हुई। हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं सरकारी स्कूल के, इनसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सही, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं इस नारे को कि सरकारी एमरजेंसी? अब ऐसी एमरजेंसी हमने पहले भी मुतादिद देखी हैं, बल्कि पिछली इन्हीं की इंटरिम गवर्नमेंट में भी ये देखी थी, जो इनकी एक गवर्नमेंट 16 माह की रही है। क्या ये कोई फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ सकती हैं चीज़ें, या महज जैसे नारे मार के आवाम को मुतमिन किया जाता, तसल्ली दी जाती, वैसे ही रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने अगर एमरजेंसी डिक्लेयर किया है तालीमी एजुकेशनल, तो इसमें अभी तक जो है ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बच्चों के पास बैठने के लिए कह लेंगे क्लासरूम्स के अंदर जो है ना जगह नहीं है, 100+ बच्चे हैं, बिल्डिंग नहीं है ना, बिल्डिंग बनाएं, असातिज़ा और भर्ती करें। इतनी ज़्यादा असामियाँ खाली हैं टीचर्स की, टीचर्स तो स्कूलों में पहले नहीं हैं, तो ऊपर से इन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। भाई पढ़ाना किसने है बच्चों को? असल में इशू तो ये भी है, इतने 5-6 साल हो गए हैं, कोई टीचर एक भी जो है ना उन्होंने सिंगल टीचर की भी भर्ती नहीं की। अच्छा, जिस स्कूल में हम खड़े, ये MC हाई स्कूल है, पंजाब का सबसे बड़ा, और लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल जाए, और अनहोनी इसमें यह है कि यहाँ कमोबेश 30 से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। अच्छा, उन सीटों खाली के ऊपर भर्ती नहीं हुई, फिर जो प्रिंसिपल है उसको नोटिस भेज दिया जाता है कि आप बच्चों को एडमिशन नहीं करवा पा रहे। क्या इस माहौल के अंदर सरकारी स्कूलों की तरफ वो राग़िब होगा, जहाँ 96 बच्चों की क्लास एक टीचर ले रहा है, वालिदैन तो देख के वापस जाएंगे, भाई मैं क्यों इस स्कूल में दाखिल कराऊँ बच्चों को? देखिए जी, हर वालिदैन चाहता है कि उसका जो बच्चा है ना बेहतर तलीमी माहौल में पढ़े। सही है। तो बाकी ये कि देखें, जहाँ पर तादाद या 100 से अबव होगी, 100 के करीब होगी, वहाँ पर एक टीचर जो है वो कैसे बच्चों को, जो सब बच्चों में फोकस कर सकेगा, उनको जो बेहतर तौर पर उनकी जो तलीमी हालत है उसको वो जांच पड़ताल उनकी कर सकेगा। अब मेरी क्लास में 100+ बच्चे हैं, वहाँ पर 4 पंखे हैं, और उनमें से जो 3 हैं वो चलते हैं लेकिन हवा नहीं देते। अब हमने कहा प्रिंसिपल साहब से कि भाई आप चेंज करवा दें इनको, तो वो कह रहे हैं फ़ंड नहीं है। NSB अभी तक जो है ना वो जारी नहीं हुआ। बातों में कहा था NSB जारी हो, लेकिन अभी ट्रांसफ़र ही नहीं हुए। तो बच्चे बेचारे परेशान हैं, वो सारा दिन पसीने में। देखिए, अगर एक बच्चा है वो गर्मी में बैठा हुआ है, वो कैसे तालीम हासिल करेगा? 100% वो तो अनकम्फर्टेबल फील करेगा, तो वो तो तालीम कैसे हासिल कर सकता है? बच्चों को पहले माहौल फराहम करें, वो जो फंड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं कि यार एमरजेंसी देखें जब डिक्लेयर होती है ना, तो सारा फोकस गवर्नमेंट का जो होता है वो इसी बात पे होता है कि अब सारे फ़ंड हमने इसी तरफ खर्च करने हैं। तो अभी तक तो कोई फ़ंड जो है उन्होंने इस तरफ लगाया नहीं है, ना हमें कुछ दिया है, बस ये डिक्लेयर कर दिया है। तो ये ऐसे काइंडली मेरी आला काम से जो है ना वो दरख्वास्त है कि ऐसे इसको बातों में नहीं, इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, ताकि गरीबों के बच्चों का भला हो सके। और बच्चे तो पहले ही जो स्कूलों से निकल चुके हैं, क्योंकि माशी हालात वालिदैन के ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आते। पहले बच्चे को 20 रुपये आने का, 20 जाने का किराया लगता था, 50 आने 50 जाने, 100 रुपया किराया। सर, एक बच्चा 2500 रुपया महीने का या 3000 रुपया अगर वो किराया पे करेगा, तो बच्चा जो है घर में खाने के लिए पहले उनकी रोटी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। उनके वालिदैन कहते हैं हमारे पास बच्चों को भेजने के लिए किराया नहीं है सर। तो ये इस तरह भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि बच्चे, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूलों के लिए बसेस दे। देखिए ना, अगर जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं किराए के दुख से सर, तो अब वो सर उनके लिए बसेस वगैरह अरेंज की जाए। अगर इन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर किया तो
कन्वेंस जो है ना वो भी उनको दी जाए। बहुत बहुत खूबसूरत बात है, आपने 2 पॉइंट से रेज़ किए। एक इन्होंने बजट का किया, तो मोहतरम वज़ीर आला साहिबा, मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा और मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, एक चीज़ बताता हूँ, एक डिपार्टमेंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहाँ से सारे तनख्वाहें भी लेते हैं, डीसी भी लेता है, इवन के वफाकी मोहतसिब भी लेता है। उधर से अगर सरकारी स्कूल का भी चेक पास करवाने जाएँ तो वो भी जगह लेते हैं उस पर, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ये आप किसी भी स्कूल प्रिंसिपल से, मुझे छोड़ के किसी स्कूल प्रिंसिपल से पूछ लें कि आपको जो पैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से किसी भी मद में मिलते हैं उस पर जगह टैक्स लिया जाता है या नहीं लिया जाता, तो फिर आप कैसे कहेंगे यहाँ एमरजेंसी पहले कहीं और लगाने की ज़रूरत है, फिर यहाँ स्कूलों के लिए बसेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है जब बच्चों की आमदो रफ्त के लिए आसानी हो, ताकि वो ज़हनी सुकून के साथ स्कूल आ सकें। एक फीमेल टीचर मौजूद है, एक कदम ज़रा आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, कितना मुश्किल है एक उस्ताद के लिए इस वक्त ओवर ऑक्यूपाइड, कितने लेक्चर उसके होते हैं और कितने हो रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं ये बात करूँगी कि टीचर को हर काम में जो है वो उलझाया हुआ है। कभी जो है वो किसी किस्म की आउटडोर उनकी कंपेन्स हैं कभी इनसाइड है। अब क्लास में स्ट्रेंथ इतनी है कि हम जब गवर्नमेंट सेक्टर का रिज़ल्ट जो है ना वो इवेलुएट करते हैं, हम उसको प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में 30 to 40 पर क्लास जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे 100+ हैं। 30 to 35 मिनट्स का क्लास है, उसमें टीचर सबक सुनेगा, नोटबुक्स चेक करेगा, पढ़ाएगा, या उनकी अटेंडेंस को जो है वो। प्राइवेट स्कूल में पेपर नहीं होते, बोर्ड नहीं बनता, इलेक्शन के दौरान चेकिंग नहीं होती, टीचर डेंगू पे नहीं जाते, टीचर कंप्यूटर की भर्ती वो जो डाटा एंट्री नहीं करते, मतलब इतना कुछ है कि टीचर को मेरे ख्याल में तालीम के अलावा सब कुछ ही करना पड़ता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये है कि टीचर बच्चों को घरों से लेने जाते हैं। बीइंग फीमेल टीचर मुझे डेली जो है वो 8 से 10 पेरेंट्स को कॉल करके पूछना पड़ता है बच्चा क्यों नहीं आया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम तलीमी एमरजेंसी का नारा लगाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वालिदैन जब आगे से रोते हुए कहते हैं बाजी आज कराया नहीं सी, आज कल मेरे बच्चे बीमार था उसकी मैं दवाई नहीं ले सका, कल मेरी दिहाड़ी नहीं लगी तो मैं बच्चे की ना ये चीज़ नहीं ले सका, तो बच्चा रो रहा था वो स्कूल नहीं आया। इन हालात में टीचर्स बच्चों को कैसे कहेंगे नहीं आप ज़बरदस्ती बस उनको स्कूल भेजें, हमारी हाज़िरी पूरी हो आप जाएँ भाड़ में, हम उनको किस तरह से कह सकते हैं। अगर तनीमी एमरजेंसी है, एमरजेंसी मुआशी बहरान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त जो है वो मुआशी बहरान है, उसको आप हल करें। आप वालिदैन को सहूलियत दें, आप बच्चों को सहूलियत दें कि हम उनको घर से स्कूल तक पहुँचाएंगे। आप बच्चों के लिए स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ दें कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव। आपकी बात सही है कि रात गए मुझे सड़कों के ऊपर या दिन में मांगने वाले बच्चों की तादाद इक्का दुक्का नज़र आती थी, तो हम कहते होते थे आज से 5-6 साल पहले कि बच्चों को न दें परवान चढ़ेगा, और अब इतने ज़्यादा हैं कि बंदा ये सोचता है कि हो क्या गया। अब ये देखें, ये प्रैक्टिकली बात है, मेरे पास 8th क्लास में स्टूडेंट पढ़ते थे, अगर एक दिन वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला, उसका एम भी क्या है मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने अपने गांव में लोगों का फ्री इलाज करना है। अच्छा, अब मेरे बच्चे से कहा कि बेटे आपका ये शौक कैसे हुआ, या आप एक दिन उसका नोटबुक कंप्लीट नहीं थी या कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने उससे किया, तो उसकी आंखों में से बड़ी मुश्किल आंसू छुपाते हुए, बड़ा ब्रेव बच्चा था, उसे आंसू छुपाते हुए कहा टीचर जी मैं शाम को फार्मेसी पे जॉब करता हूँ, तो कल मुझे आने में लेट हो गया, इस वजह से मैं रात को काम करके नहीं सोया। तो अब इन हालात में हम बच्चों का रिजल्ट दें, उनके एनरोलमेंट। अच्छा, तलीमी एमरजेंसी को हमें तलीमी एमरजेंसी नहीं कहना चाहिए, हमें एनरोलमेंट टारगेट कहना चाहिए, जो हमें हर साल मिलता है कि आप चाहे गली से उठा के बच्चे को ले आएँ, उसको एनरोल करें, पढ़ता नहीं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में हो गए हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बड़ी दुख बड़ी जो सिचुएशन है, और बिल्कुल मेरे ख्याल में जो असल कहानी है वो मैडम ने सामने रखी है। आप सब मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीचर यूनियन और ख़ास तौर पर उस्ताद की जब बात होती है, यूनियंस की जब बात होती है, उनको बड़ी ब्रेवली लेके चलते हैं। बहुत सारे मसाइल आते भी रहे हुकूमतों के अंदर, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से टेकअप किए। अब सब आप कैसे सारे सिचुएशन के देते हैं कि हम हमेशा ये देखते हैं, वो मौसूफ वज़ीर साहब आए, छापे मरे बूटियों पे, तब भी हमने कहा कि रुख बूटियों की तरफ ना करें, क्लासेस की तरफ करें, क्योंकि इधर से इस्लाह हो गई तो मेरे ख्याल में बच्चों को बूटी मारने की ज़रूरत नहीं। जहाँ 100 की क्लास होगी, बच्चे को टेंशन नहीं मिलेगी, उसे एकेडमियाँ पढ़ने पड़ेंगी। सरकारी स्कूल को वैसे सफ़र ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसे जाके एकेडमी पढ़ना पड़ती है, उसे ध्यान नहीं मिलता। अगर यही सरकारी साथसा उसे कम तादाद में मिल जाएँ तो मेरे ख्याल में हर बच्चे की जहन साजी, नशोनुमा, और इसी टाटों से बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बने हैं। आज वही स्कूल जो हैं बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो फ्लॉ बहुत बड़ा मौजूद है। तो तलीमी एमरजेंसी कैसे होगी? देखिए, इस मामले में ना जी एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि चमन उजड़ा नशेमन पर हज़ारों बिजलियाँ टूटी, कहाँ तक मुख्तसर करके सुनाऊँ दास्तां पर। ये बहुत लंबा मौजू है जिस पे बहुत बात की जा सकती है,
चूँकि आज हमारा मौजू सिर्फ तालीमी एमरजेंसी है। तालीमी एमरजेंसी मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने डिक्लेयर की है वज़राए आला की मौजूदगी में। मैं समझता हूँ कि ये मौसूफ़ जिन्होंने तालीमी एमरजेंसी लगाई है, ये इस डिपार्टमेंट में जब ये पंजाब के वज़ीर आला थे तो पंजाब के एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट में बहुत सारी बिदात के खालिक हैं कि इन्होंने झूठी इनरोलमेंट जो है वो ज़बरदस्ती करवाई। इन्होंने इनरोलमेंट की बुनियाद पे, अटेंडेंस की बुनियाद पे, मतलब टीचर झूठ बोल बोल के बेचारे मजबूर हो गए थे, अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए थे कि हमने 90% 95% स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शो करनी है, टीचर की अटेंडेंस शो करनी है। और ये अटेंडेंस शो होती थी जिस ज़िले का वो हर 3 महीने के बाद ब्रेकअप आता था, उसमें डिप्टी कमिश्नर को इनाम मिलता। अब डिप्टी कमिश्नर को जब 5 लाख रुपए इनाम मिलना है तो उसने तो डंडा लेके पीछे पड़ना है कि जनाब हाज़िरी पूरी दिखाएं। हाज़िरी प्रैक्टिकली है या नहीं है, हाज़िरी पूरी कर रहे हैं। यही इस मुल्क में जो इमरजेंसी लगी है यही उसका भी हाल होगा। देखिए इमरजेंसी बहुत खुशाइंद बात है कि इस मुल्क में तालीमी इमरजेंसी लगा के तालीम के नाम पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन इमरजेंसी अगर लग गई है, 10-15 दिन इस बात को हो गए, अभी तक उसके कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। बात सही है। हम आज तक तो इश्तिहार आ जाने चाहिए थे कि हम टीचर भर्ती कर रहे हैं। हम तो इस पर खुश हों, बल्कि ये तो आपने भर्ती वाली बात की, मुझे तो मरीम नवाज़ की वो तकरीर याद है कि वज़ीर आला बनते उन्होंने कहा जितनी ख़वातीन की खाली नशिस्तें हैं भर्ती कर दें। अच्छा, मुझे बड़ी उम्मीद पैदा हुई कि सरकारी स्कूलों में देखें हमारी बहनें बेटियाँ बेरोज़गार बैठी, एक बड़ी लॉट आएगी स्कूलों के अंदर भर्ती होगी। एटलीस्ट मेल के तो चलो, हम तो अब वो मर्दाना मसाइल एक तरफ हैं, लेकिन चलो जनाना भर्तियाँ होने से बहुत सारी चीज़ें ओवर ऑक्यूपाइड जो चीज़ें थी वो कम हो जाएंगी। लेकिन उसमें कुछ नहीं नजर आया। मेरे ख्याल में इधर इमरजेंसी वाला नया कारनामा हो गया। हर चीज़ के दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये था कि बेरोजगारी कम होती, जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमारे नज़दीक उसका दूसरा पहलू ये है कि जो असातिज़ा की लाख से ज़्यादा यानी 1.25 लाख से कम जायद पोस्ट जो है वो पंजाब में खाली पड़ी है। एमरजेंसी इसको कहते हैं कि पोस्टें खाली हैं। बच्चे, अभी जो टीचर बता रही थी कि बच्चे हमारे पास अबव देन 100 हर क्लास में बच्चे हैं और वो शाम को और पोजीशन ये है जी, एक पूरे इतने बड़े इदारे में, पंजाब का सबसे बड़ा इदारा है, इतने बड़े इदारे में एक कंप्यूटर टीचर है, सारा दिन बैठा वो डाक का काम करता है, वो बेचारा पढ़ा नहीं सकता। अब 56 सेक्शन है हमारे पास, हर सेक्शन, हर बच्चे ने कंप्यूटर रखा हुआ है। तालीमी इमरजेंसी में छोटा सा हम एक और, आपने कंप्यूटर की बात की, थोड़ा सा एक पॉइंट मेरा ऐड कर लें। हम भारत का मुकाबला करना चाहते हैं और वो पढ़ा रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस। हम अभी व्हाट इज़ माउस और व्हाट इज़ कीबोर्ड, इवन वो उस्ताद परेशान है कि हमने क्या पढ़ा और पढ़ा क्या हम किस तरह का कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इसलिए कि जो रेलेवेंट टीचर है कंप्यूटर पढ़ाने वाला वो हर स्कूल में एक है और तमाम बच्चे जो हैं वो आज कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं, उनको कंप्यूटर स्किल्ड टीचर जो वो नहीं मिल रहा। क्या इमरजेंसी इसी का नाम है कि उनको बच्चों को जो कंसर्न टीचर है, जो मुतलका सब्जेक्ट का टीचर है वो ना दिया जाए, आगे चले जाएं। तर्जुमतुल कुरान कंपलसरी सब्जेक्ट है, आज तक उसकी किताब ही नहीं आई है, ये इमरजेंसी है। मैं तो कहता हूँ इस इमरजेंसी की बुनियाद पे तो और बेड़ा गर्क हो गया है कि जो किताबें पहले बर वक्त आ जाती थी, हालांकि मैं वैसे समझता हूँ किताबों वाला काम भी बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये किताबें देनी नहीं चाहिए। किताबों आप सब्सिडी दे दें, किताब सबके लिए जो है वो सस्ते रेट पर बाजार से अवेलेबल, जी हाँ, वहाँ से मिले। किताबों के नाम पे जो मतलब टीचर है हमारे इदारे के 4 टीचर इस काम में एंगेज हैं, किताबें लेने के लिए जा रहे हैं। पूरा प्रोग्राम किया था आपके साथ कि स्कूल सारे ब्लॉक हुए हैं। इस वजह से तालीमी इमरजेंसी अगर लगानी है तो सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करें। अगर 15 दिन हो गए हैं इमरजेंसी लगी हुई तो आज तक तो तमाम अखबारों में इश्तिहार आ गए होने चाहिए थे कि जनाब टीचर भर्ती कर रहे हैं हम सबसे पहले, क्योंकि तालीमी इमरजेंसी में सबसे बुनियादी चीज़ जो हमें नज़र आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वहाँ हर स्कूल में टीचर मौजूद हैं। अब मैं अपने बच्चों को यहाँ इस स्कूल में क्यों पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि जहाँ फिज़िक्स पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, कंप्यूटर वाला एक टीचर है और क्लासेस सारी की सारी हैं, तो मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा। जहाँ हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो तादाद है वो गवर्नमेंट के कॉलेजों से ज़्यादा है और हमारे पास जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो सिर्फ 3 हैं, सिर्फ 3 है। अभी एक नया है, 3 है, 3 लोग हैं। देखिए हमारे पास उर्दू पढ़ाने वाले नहीं हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले नहीं हैं, इस्लामियत पढ़ाने वाले नहीं हैं, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने वाले नहीं हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ाने वाले नहीं हैं। तो ये सब्जेक्ट, अब लोग तो बेचारे मजबूर हैं कि वो दूर जा नहीं सकते, पैसे दे नहीं सकते, वो प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे जाएं। इसके बावजूद मजबूरन वो अपने बच्चों को हमारे पास दाखिल करा रहे हैं और ये बात शायद पता नहीं हमारे अमाल को डिस्टर्ब ना करे। हम नीचे पोर्शन जो हमारा सेकेंडरी पोर्शन है
जो टीचर हमारा भर्ती होता है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास को पढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन है एमफिल। हम उसकी मिन्नत करके, हालांकि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम उसकी मिन्नत करके उससे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पीरियड बढ़वा रहे हैं कि यार ये बच्चे जो आ रहे हैं ये भी हमारे बच्चे हैं, तो चलें इनका भी नुकसान ना हो। जब इस तरह की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एमरजेंसी, अभी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, वो लेके आना 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, उसके लिए बिल्डिंग्स चाहिए, उसके लिए टीचर चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारी प्राइमरी पोर्शन की सूरत हाल ये है कि किसी स्कूल में 1 टीचर है, किसी में 2 हैं, तादाद 500-500 600-600। यार 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में आएगा कहाँ से? आपकी बिल्डिंग कहाँ है? 100% राइट। आपके पास टीचर कहाँ है? आपके पास गली मोहल्ले में स्कूल नहीं है। इसीलिए तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो जिस तरह की इंडस्ट्री बन गई तालीम, हाँ वो इंडस्ट्री बन गई, वो तालीमी इदारे नहीं, वो इंडस्ट्री बन चुकी है। तो मेरी ये आपके ज़रिए से हम्बली रिक्वेस्ट है कि तालीमी एमरजेंसी लगाएं, लेकिन ये सारे जो उसके लवाजमात हैं वो पूरे करें। तो एमरजेंसी इसको कहते हैं कि बाकी किसी काम में बजट नहीं लगेगा, सारा बजट उस डिपार्टमेंट में लगेगा जिसमें एमरजेंसी लगी हुई है। और वहाँ से किसी को, हमारे तो इन्होंने मतलब पिछले हफ्ते में लोगों को, किसी को बोर्ड में ड्यूटी लगाई है, किसी की जिसके पास सियासी अप्रोच है वो स्कूल छोड़ के दूसरे काम में जा रहे हैं। मुझे पता ही, हाँ मुझे काम ज़्यादा करना पड़ा। आप सब बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आप सब की पूरी बात को आगे तशरीह करने के लिए एक जुमला बोलूँगा पंजाबी के अंदर, लाग गई जी एमरजेंसी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ऑल प्राइवेट स्कूल अलाइंस जो ऑनर्स हैं उनकी तरफ से पैटर्न चीफ हमारे साथ ज़ाहिर भट्ट साहब मौजूद हैं। ये बड़ा अहम मौजू है और हम कभी भी प्राइवेट स्कूल्स को इस पूरे इशू से या इस पूरे मसले से बाहर नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा ऐलान किया तालीमी एमरजेंसी, और उसके तहत 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं इस वक्त बाहर स्कूलों से उन्हें अंदर लाया जाएगा। बिलाशुबा ये प्राइवेट स्कूल माज़रत के साथ आपकी अब ये इंडस्ट्री बन चुकी है। कहीं ना कहीं इतना गैप छोड़ा गया सरकारी स्कूलों की तरफ से कि आप लोगों की तरफ लोगों का रुझान है, लेकिन अब मौशी परेशानियों से ये आपको छोड़ के सरकारी स्कूलों में बच्चे वापस जा रहे हैं। ऐलान कैसा है, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे हो सकता है, और क्या आपको लगता है पूरी दुनिया की तरह जिसे हम मगरिब की मिसालें देते हैं वैसे प्राइवेट सेक्टर को भी अगर पीछे से बैकअप किया जाए तो तालीमी मेयार भी बेहतर हो सकता है और बहुत सारे बच्चे इधर एडजस्ट भी हो सकते हैं कम फीसों के ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, और जो आपने बिज़नेस की बात की उसके बाद में बात करेंगे। पहले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है दैट इज़ वंडरफुल। एटलीस्ट वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो इस वक्त यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भी हमारे 26 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, तो इनको कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही कहा कि तालीम जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी, पाकिस्तानी कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर हम देखा जाए हमारा लिटरेसी रेट राइट नाउ तो वो 57% हमारा इस वक्त तकरीबन लिटरेसी रेट है। अगर हम देखते हैं कि 166 कंट्रीज़ की जब हम लिस्ट को देखते हैं तो हमारा नंबर जो है वो 135 पे फॉल करता है। हम नाइजीरिया और सूडान से सिर्फ पॉइंट्स में आगे हैं, बिल्कुल सही है, सिर्फ ओनली पॉइंट्स में। मसला ये है कि जब तक बीमार को पता नहीं चलता ना कि उसकी बीमारी है क्या, तो वो भी उसके हल की तरफ नहीं जाता। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारी गवर्नमेंट को ये एहसास तो हुआ कि जो है वो हमें तालीम में कुछ करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सोर्स, दिस इज़ द ओनली वे टू प्रोग्रेस, हमारा मुल्क तरक्की कर सके। अगर हम पंजाब की तरफ देखते हैं तो पंजाब में तकरीबन जो स्कूल्स हैं 500 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर कोई टीचर नहीं है, दे बोरो टीचर फ्रॉम अदर स्कूल्स। 1000 स्कूल ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 टीचर हैं। अब मुझे बताएं वो 2 टीचर क्या करेंगे? साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, इंग्लिश भी है। 10,000 ऐसे स्कूल्स भी मौजूद हैं कि जहाँ पर भी टीचर्स की शॉर्टेज है, और 1 लाख के करीब जो है वो अभी तक जो इनकी पोस्ट है वो वेकेंट है। परेशानी की बात ये है कि जब तक ये 1 लाख पोस्ट जो हैं वो जब तक ये फिल होंगी तब तक कितने और लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। बट सर इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लें, 1 लाख के करीब टीचर्स की शॉर्टेज है, कमरों की शॉर्टेज है, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टरों को भी बैकअप किया जा सकता है कि जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही है, आपके स्कूल्स बड़े अच्छे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, कि
इनको किसी तरह सब्सिडाइज कुछ किया जाए कि यहाँ बहुत सारे बच्चों को एडजस्ट किया जाता है कि जो बच्चे ये स्कूल छोड़ के बेरोज़गारी की, उनके वालिदैन बेरोज़गार हो रहे हैं तो वो भी स्कूल छोड़ के कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे हैं, उनको भी बैकअप करके लेके आ जाए। क्योंकि बहुत दुनिया सिर्फ इसलिए हमें मांगने वाले इक्का दुक्का बच्चे नज़र आते हैं, लेकिन आज सैकड़ों सड़कों के ऊपर किताबें नहीं बल्कि भीख मांगते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बिलाल भाई। इसमें ऐसा है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ना 1,05,000 समथिंग जो है वो स्कूल्स हैं, उसमें 52,000 के करीब गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और 50,000 प्लस जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। और इसमें जो 53% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं ना वो प्राइवेट सेक्टर में है। जैसे कि आपने शुरू में मेजॉरिटी जैसे कि आपने शुरू में बिजनेस में कहा ना, आपने सेकंड कर दिया। हाँ नहीं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जवाब दूंगा। तो 53% जो पॉपुलेशन है ना स्टूडेंट्स की, वो प्राइवेट सेक्टर कैटर कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे आप सजेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी सजेशन है कि प्राइवेट सेक्टर को बैकअप किया जाए। हमारी एफर्ट्स को कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइज नहीं किया गया और हमेशा से यही कहा गया कि प्राइवेट स्कूल माफिया, प्राइवेट स्कूल ऐसे। मैंने इसलिए लफ्ज़ बिजनेस का बोला है कि वो यही लफ्ज़ बोल के आप लोगों को पुकारा जाता है कि ये कारोबार करते हैं, बच्चे तो पढ़ाते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे आप अगर मैं यहाँ मुकाबला नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, कौम सारी कौम हमारी कौम है। क्योंकि अगर हम मुकाबले में आते हैं तो फिर ये मुकाबलाबाजी सेहतमंद नहीं है, हमारे अपने बच्चे हर्ट होंगे। हमें सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, जिस तरीके से भी ये बेहतर हो सके। अब आप बच्चे देखें कि 53% बच्चे प्राइवेट सेक्टर में होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर की वो रिकग्निशन नहीं है जो होनी चाहिए। मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ले, और जो मिशन ये 26 मिलियन का है, ये प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेकर, ये रियल है, इसको कोई इसमें अनरियल चीज़ नहीं है, ये अचीव किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो स्पेंड कर रहा है ना अपनी जीडीपी का, वो 2.5% जीडीपी का एजुकेशन पे लग रहा है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप 4.5 पे जाएं, कि 4.5% जो है वो आप लगाएंगे तो आपकी एजुकेशन नीड जो है वो पूरी होगी। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है 4.5% की एस्टिमेट, उस पर जाना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सिस्टम को आगे चलने नहीं दे रही, कि जितने दाखिले मेरे ख्याल 10.7 समथिंग मिलियन बॉयज़ जो हैं वो हर साल जो है वो एडमिट होते हैं, और 8.6 या 7% मिलियन जो गर्ल्स हैं वो जो है वो एडमिट होती हैं एवरी ईयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत से बच्चे, मैं कहूँ अगर 1/3 बच्चे जो हैं वो सेकेंडरी लेवल तक नहीं पहुँच पाते, उससे पहले स्कूल से चले जाते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखें, एक बच्चा स्कूल ज्वाइन कर गया, अब इतनी बड़ी तादाद में मतलब बच्चे स्कूल ज्वाइन करने के बावजूद मैट्रिक से पहले वो निकल जाते हैं। यहाँ एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें अपना सोसाइटी में गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि चाइल्ड वो अपने बच्चों को स्कूलों से ना हटाएं, अपने बच्चों को लेबर ना कराएं, उन बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, उनको बुक्स दी जाएं, उनको वज़ाइफ दिए जाएं। और भी वजूहात हैं कि पेरेंट्स की प्रायोरिटी नहीं है, वो कहते हैं ये पढ़ेगा, कब ये इसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होगी, कब ये जॉब पे जाएगा, शॉर्टकट में वो उसको इस तरफ ले आते हैं। पेरेंट्स का पढ़ा लिखा होना और तालीम से वाक़फ़ होना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर भट्ट साहब ने बहुत ही ब्रीफ में सब कुछ बता दिया और बहुत डिटेल में। हमारे साथ हसन अशरफ साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद स्कूल को चलाते हैं और जो हमारे बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं उनको ये ख़ुद पे करते हैं बाकायदा, उनके पेरेंट्स को, उनको कपड़े भी लेके देते हैं, उनको कोई रोज़गार के लिए पैसे भी देते हैं ताकि इनको मेहनत मजदूरी की तरफ ना लगाया जाए। दुनिया के बेशतर ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बेशतर प्लेटफॉर्म्स पे एज इंटरनेशनल एजुकेशन प्रमोटर के तौर पे। हसन, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कितना गवर्नमेंट ने आप तो इस पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि एक एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज की जाएगी, आप इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो पिछले 5-7 साल से। क्या बहुत आसान है 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल में लेके आना, या उसके लिए जो सरकारी स्कूलों में इस वक्त सहूलियात का फुकदान है वो एक बड़ा मसला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपने इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को उजागर किया। बेसिकली हम जो पिछले 5-7 साल के ऊपर इसी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको एजुकेशन की तरफ ला रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। असल बात यह है कि जब
ऊपर की सतह के ऊपर एजुकेशन की बात की जाती है और उसको फ़रोग दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, तो एक ओवरऑल सिस्टम के अंदर लोगों को नज़र आता है कि यार एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली मसाइल ही इतने ज़्यादा हैं, तो ये कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो ये एक बात की जा रही है, इसके ऊपर बड़ा अच्छा है मैं समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ असल चीज़ ये है कि इसका फॉलोअप किया जाए। हर दफ़ा ऐसा किया जाता है कि इनिशिएटिव्स तो लिए जाते हैं, बहुत से काम भी ऐसे किए जाते हैं, लेकिन फॉलोअप नहीं होता, जिसकी वजह से वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। आपसे अच्छा हसन, आप तो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को पे भी कर रहे हैं जी जी, तो अब ये स्लम स्कूल्स बड़ा प्रोजेक्ट भी आपका चलता रहे, गवर्नमेंट तो मुफ्त लेके आएगी, बिल्कुल। क्या पेरेंट्स, सवाल ये, क्या पेरेंट्स रेडी होंगे, एग्री होंगे उस बच्चे को मजदूरी से हटा के स्कूल भेजने पर जहां उनको कुछ भी नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ कभी भी एग्री नहीं होंगे। उसकी वजह कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म लेकर आना पड़ेगा। देखिए फ्री स्कूल्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं, रोजगार देना पड़ेगा। नहीं, रोजगार भी देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से इसका बेहतर इनिशिएटिव ये है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर लें। हमारे पास इवनिंग बेस्ड स्कूल्स हैं जो हम चला रहे हैं, वही बच्चे सुबह काम करते हैं, शाम को पढ़ने में क्या हर्ज है, मतलब हर्ज ही क्या है। यही बच्चे आप इवनिंग बेस्ड स्कूल्स मुतारिफ कराएं, ऐसा सिस्टम लेकर आएँ जिसमें इन बच्चों को वो कहें हाँ जी रोज़गार भी मिल जाए, लेकिन एजुकेशन की तरफ जब एक दफ़ा ये आना शुरू हो जाएंगे फिर आप इनको सिस्टम में मुतारिफ करा सकते हैं। तो इवनिंग स्कूल्स का एक बहुत ऐसा इनिशिएटिव, फिर उसमें फ़ायदा क्या होगा, आपको नई बिल्डिंग्स नहीं बनानी पड़ेंगी। यही स्कूल्स जो सुबह आपके गवर्नमेंट के यूज़ हो रहे हैं, ये शाम को खाली पड़े हुए हैं, ये सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं। ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का डबल यूज़ है, जिसको आप यूज़ कर सकते मुफीद मशवरा दिया कि शाम टाइम स्कूल तो खाली हैं, सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, इधर ही पढ़ा सकते हैं, आप इधर ही स्किल सेंटर खोल सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े अदारे खाली पड़े हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वज़ीर ने अनाउंस किया, आपको लगता है कि इसको अगर बहुत संजीदा लें और स्टेक होल्डर्स, जैसे आप पूरी दुनिया के अंदर इसको हाईलाइट करते हैं, स्टेक होल्डर्स को ऐलान कर देना काफ़ी है, जो इसके ऊपर प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए? देखना ऐलान से एकदम, हमने भी प्रोग्राम किया लेकिन हमने ये काम किया कि हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। अब सरकारी स्कूल 1 लाख टीचर शॉर्ट है पंजाब के अंदर, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? आप क्लासों की बात करें, यहाँ कमरे शॉर्ट हैं, टीचर शॉर्ट हैं, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, उनको लेके कौन आएगा? ये सवालात हैं। यही बिल्कुल बहुत बड़े सवालात हैं। और ना सिर्फ ये जो टीचर्स की शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। आप देखें, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएँ, बच्चे ज़मीन पर बैठ कर, गर्मी में पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग जाती है, कोई यूपीएस का तो सिस्टम ही सवाल नहीं पैदा होता। तो वो बच्चे अगर कोई गलती से भेज भी देगा, वो भी 1 महीने बाद दोबारा नहीं आएगा कि मैं इस गर्मी में, उस्ताद है नहीं, बैठने की जगह है नहीं, मेरे पास किताबें आप यकीन करें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट के जो कोर्सेज हैं वो शुरू होने के निसाब 3-3, 4-4 महीने बाद किताबें नहीं पूरी हो रही होती। तो और ये बच्चा जो आ जाएगा, इसकी किताबें, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज़्म, जब तक ये सिस्टम पूरा नहीं होगा, ऐलानात जितने मर्जी कर लिए जाएँ। आप वो देखें, एक दफ़ा इन्होंने इससे पहले मूविंग स्कूल का, बस का किया था, आज वो कहाँ है, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा, कोई उसकी हमें नज़र नहीं आ रही, कोई बात नहीं हो रही। तो वो जब तक चीज़ों का फॉलोअप नहीं होगा ना, ऐलानात करने से कुछ भी नहीं होगा। ऐलानात करने से कुछ नहीं होगा। हसन ने बहुत एक खूबसूरत पॉइंट उजागर किया कि ऐलानात होते हैं, अमल दरामद होता है, लेकिन अमल दरामद कहीं जाकर रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ किताबें नहीं हैं, ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए कुतब छपी नहीं है, 50% किताबें दी जा रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब ये सब कुछ नहीं है तो फिर आप कैसे उन ख्वाबों की तकमील कर सकते हैं जो खोखले नारे लगाए जा रहे हैं? बिलाशुबा ये ऐलान बहुत अच्छा है, लेकिन अमली इकदाम हों तो कामयाब तरीन होगा पाकिस्तान, तरक्की की राहों पर गामजन हो सकेगा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। बैंक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। राव मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब आपका वक्त देने के लिए। राव साहब, एक वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि तमाम वज़रा आला पंजाब, वज़रा आला चारों सूबों के मौजूद थे कि एक तालीमी एमरजेंसी लगानी है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर उसे अंदर लेके आना चाहिए। मैंने 3 सवाल उठाए हैं। मौशी परेशानी, वालिदैन बच्चे नहीं स्कूल भेज रहे, उनसे कुछ कमाना चाह रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की, टीचर्स की शॉर्टेज। और तीसरा फिर कि आप कैसे इसको लाज़िमुल मलज़ूम कर देंगे। एक बिल्डिंग कम है, एक टीचर्स कम है, शॉर्टेज है, सहूलियात नहीं है। पहले सहूलियात दी जाती हैं, फिर नताइज मांगे जाते हैं। यहाँ नताइज पहले मांगे जा रहे हैं, रिज़ल्ट पता नहीं उसकी सहूलियात दी जाएंगी या नहीं। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी आसान है या मुश्किल है? देखें जी, जब से पाकिस्तान बना ना, उस दिन से लेकर आज तक जो है हम नारे ही सुनते आ रहे हैं। हमने बचपन में जब स्टूडेंट थे उस वक्त भी पॉलिसियाँ जो है वो डिस्कस होती थी। फिर हम ये सोचते थे कि अब पॉलिसी बेहतर हो जाएगी एजुकेशन के हवाले से, पाकिस्तान तरक्की करेगा।
हम सफ़े अव्वल के मुल्कों में हमारा नाम आएगा। अच्छा, अब तो हम सर्विस भी पूरी कर बैठे हैं और ये सारा कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। पाकिस्तान बने हुए को तकरीबन 76-77 साल हो गए हैं और पॉलिसी जो है वो डे 1 से बनना शुरू हुई है। बात पॉलिसी की नहीं है, बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की है। 1947 में जब पहली दफ़ा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद हुई। ज़ाहिर है मुल्क अलहदा हुआ था तो ज़रूरत थी पॉलिसी बनाना चाहिए थी। तो कराची में वहाँ पे जो है वो जो मुनक़द हुई है पॉलिसी और बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज से कमेटियाँ बनी 10 के करीब। उन्होंने रिपोर्ट दी, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, क्योंकि रिपोर्ट देने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं और वो बड़े मुखलिस होते हैं अपने मुल्क के साथ। और वो रिपोर्ट जो है वो कहाँ गई, कैसे, क्या हुआ उसके साथ, वो इसी तरह कागज़ों के अंदर दब गई। इसी तरह से पॉलिसी जो है उसके बाद 59 में बनी, फिर 72 में बनी है, 78 में है, इसी तरह से 92 में है। ये मुख्तलिफ यानी अदवार में इस पॉलिसी बनती रही हैं, लेकिन बात यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हुई है। अगर आप देखेंगे ये हमारी जो 9 पॉलिसी बनी हैं इनके अंदर सिर्फ एक पॉलिसी जो है जिसको तमाम एजुकेशनर्स, तमाम जो मुखलिस लोग हैं वो समझते हैं कि बहुत बेहतर थी, वो थी भुट्टो की पॉलिसी। भुट्टो ने जो तालीमी इनकलाब लेके आए थे एजुकेशन में, मैं ये समझता हूँ मेरे जैसा बंदा जो है जिसने फ्री किराया जो था बग़ैर किराए के जो बसों में उसने सफ़र किया और वो तालीमी इदारों तक पहुँचे और फिर जो है जिस तरह से उन्होंने जो सरकारी अदारे थे और जो प्राइवेट अदारे थे उनको यानी यकजा किया और उन्होंने ये जो है स्लोगन दिया था कि जो लोग प्राइवेटली पढ़ा रहे हैं उनके टीचर्स को पे हम करेंगे, लेकिन आपका कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए चली, उसके बाद ज़ाहिर है उसकी चेंज आ गई हुकूमत में और वो जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी। अच्छा, अब हम क्योंकि पॉलिसी के ऊपर फिर पॉलिसी बना रहे हैं, रिजीम चेंज होता जाता है। जिस तरह से रिजीम चेंज होता है, जो गवर्नमेंट पुरानी हमारी होती है, ठीक है, उसकी पॉलिसीज़ को बिल्कुल यक जुम्बश ये उसके ख़त्म कर दिया जाता है, उसका तसलसल रखा ही नहीं जाता। डे 1 से लेके यहाँ तक, डे 1 से लेके आज तक यही जो है हमारे सुनने में आ रहा है। और पॉलिसी में ये बड़ा अहम पॉइंट रहा है कि हमने अपना कौमी ज़ुबान जो है उसी को जो लागू करना है और हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। और पहली पॉलिसी जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी कायदे आज़म के दौर में, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि अंग्रेज़ी को हमने कंटिन्यूसली जो है वो रिड्यूस करना है और जो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है उसको प्रमोट करना है तमाम सूबों में। लेकिन वो आज तक हम अपनी अदलिया का निज़ाम देख लें, जबकि फ़ैसले आ चुके हैं कि उर्दू में होगी, लेकिन वो अभी तक जो है वो इंग्लिश में जो है वो तमाम जो है हमारी करस्पॉन्डेंस हो रही है। तो बात ये है, बात पॉलिसी की नहीं है, बात पॉलिसी बनाने की भी नहीं है। फिर जिस तरह से एमरजेंसी, तो ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि एमरजेंसी के लिए अब आप देखें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसके लिए तो आपको, तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ को छोड़ के, आपको दिफा को छोड़ के, बाकी जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम उनको छोड़ के तमाम आपका फोकस जो है वो एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं कि ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपने नारा नहीं लगाना या हुक्मनामा नहीं जारी करना, बल्कि संजीदा कोशिश की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुन के हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि एमरजेंसी लग रही है एजुकेशन की, ये बहुत अच्छा विजन है, लोगों को एजुकेट करेंगे। लेकिन देखना ये है कि लिटरेसी रेट तो वहीं पे खड़ा है। आज हमारा पंजाब का तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चा जो स्कूलों से बाहर है, उनको लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क है। ये पॉलिसी अगर आपने बनानी है, तालीमी पॉलिसी या एमरजेंसी लगानी है, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। बात तो ये है कि हम अपना जो GDP का है वो तो हम तो कई दफ़ा हमने ये जो है वो टारगेट दिया कि 4% तक लेके जाएंगे, ये 2.1 के करीब है और फिर ये भी पूरा जो है वो यूटिलाइज़ नहीं होता, इसका मिसयूज़ हो रहा है। आपने गोश्त स्कूलों का सुना होगा पंजाब में, सिंध में, वो बजट उसी में से लग रहा है। ये इसका मतलब मिसयूज़ हो रहा है। हमारे पास फंड्स बड़े हैं, ऑडिट के डर से हमारे जो सरबराहान इदारा हैं वो बेचारे इसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर मैंने एक जिक्र किया था, मैं उसे सेकंड करवा लेता हूँ अगर आप उसको, क्योंकि आप खुद पंजाब के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कि एक डिपार्टमेंट है अकाउंट्स, उसके पास चेक पास करवाने जाएं तो वहाँ जगह टैक्स ले लिया जाता है। तो इससे अंदाज़ा किया जाता है एमरजेंसी में हम संजीदा कितने हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो बात आपने व्हाट्सअप की है ना डॉक्टर साहब, सॉरी, कि ये इतनी खूबसूरत बात आपने की है कि हमारा तमाम सिस्टम जो है, अभी मैं अकाउंट ऑफिसर की तरफ तो बाद में आता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि अभी हमारी जो रिटायरमेंट है वो ऑनलाइन हो गई है। अब मुसीबत ये, जितने लोग हमारे ऑनलाइन जो रिटायर हो रहे हैं उन बेचारों को, वो तो एक दोहरे म्यार के अंदर फंस गए हैं। एक ये कि वो मैनुअली भी अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं, और जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए थे विद इन डेज़, विद इन वीक्स, वो अब महीनों से भी यानी लंबा पीरियड हो गया है
तो हम तो उसको और कॉम्प्लिकेशन में डाल रहे हैं। और फिर अकाउंट ऑफिस के चक्कर हैं, बाकी मामला है, सब लोग समझते हैं कि हमारा सेटअप जो है वो कैसा है और कहाँ पे क्या क्या रुकावट है, लेकिन सब लोग बेबस हैं। जब तक सर हम संजीदा नहीं होंगे अपनी कौम के साथ, देखिए जिन लोगों ने पॉलिसियाँ बनाई, जिन लोगों ने पॉलिसियाँ गवर्नमेंट को प्रोवाइड की, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की, उन पर जब अमल नहीं हुआ तो वो भी मायूस हो गए। अब वो क्लास कौन सी थी? वो रिसोर्सफुल लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए अलहदा से जो है स्कूल और कॉलेज वो इंडस्ट्री बन गई है बहुत बड़ी, वो डेवलप कर लिए हैं, वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं। और जो लोग उनसे भी बेहतर अंदाज में अपने बच्चों को एजुकेट करना चाह रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेज दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम यह कि गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब के लिए पॉलिसी क्या है? हम उसी तरह के अब भी रवायती किस्म के इदारे हमारे जो है वो काम कर रहे हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन दी जा रही है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखा जो है नौजवान तैयार कर रहे हैं। जबकि पहले हमारा नारा था कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हम कहते हैं कि नहीं, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे पास जो है वो नॉलेज बेस्ड हो। और इस तरह की जब पहले हमारी जो एजुकेशन थी वो हम समझते थे कि 5 या 10 साल के बाद जो है ना तब्दीली आएगी, एजुकेशन के साथ तब्दीली आती है। अब ये बात नहीं है, अब हमारे पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए। अब आप ये देखें कि हमारी जो तब्दीली जो आ रही है एजुकेशन के अंदर, वो तो दिनों में आ रही हैं, हफ्तों में आ रही हैं। टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, हमने कंप्यूटर लैब्स बनाई, बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट 2009 में, यानी कि कंप्यूटर लैब जो है वो इस्टेब्लिश कर दी। लेकिन अब आप ये देखें कि वहाँ पे वो फंक्शनल कितनी है, वो 8-8 10-10 कंप्यूटर हैं, उसके साथ बच्चा जो है, बच्चे की तो एक्सेस नहीं है। मैंने यहाँ जिस अदारे में मैं प्रिंसिपल था, मैंने अपनी तगदो के साथ एक दूसरी लैब इस्टेब्लिश कर दी, क्योंकि बच्चों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने तो मुझे 16 कंप्यूटर दिए हैं, और वहाँ पर मैंने 70 के करीब कंप्यूटर जो है वो वहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये भी उन बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे। टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, लेकिन हम जो है वो अभी तक वो पॉलिसियों के चक्करों में है। कभी हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम है, कभी हम कहते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ कभी देखें, अब ये रोड्स के ऊपर जाकर मांगने वालों के यानी 50-50 बच्चे जो हैं वो मांग रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ ये एक फ़ौज तैयार हो रही है और ये एक इंडस्ट्री बनती जा रही है मांगने वाले। माँ बाप जो है वो अपने साथ रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। क्या हुकूमत की जो एजेंसियाँ हैं उनको पता नहीं चल रहा है ये लोग क्या करेंगे जब जवान होंगे, जब इनके पास पावर आएगी, ताकत आएगी, तो ये क्राइम करेंगे, हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करेंगे। तो अगर एमरजेंसी उन्होंने लगानी है तो उसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करें। फिर जिस तरह से हमें बाहर से फ़ंड आते हैं, आप समझते हैं ना कि जब हमें जब गवर्नमेंट को फ़ंड दिया जाता है तो वो साथ में अपने टेक्निकल एक्सपर्ट भी भेजते हैं, वो एक कट तो उनका वो लग जाता है, ठीक है, फिर वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से हमें तो इस तरह से है कि कोई पॉलिसी इस तरह से जो है वो डेवलप करें। पहले तो ये कि पहले तो हमें जो है हमारी हुकूमतें जो हैं ये स्टेबल हों सियासी तौर पर, ठीक है। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपके माशी हालात ठीक नहीं होंगे। जब तक माशी हालात ठीक नहीं होंगे तो उस वक्त तक आप फंडिंग नहीं कर सकते। तो लिहाजा बेस मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासतदानों को मुखलिस होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी की जी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सियासतदानों ने करनी होती है। बहुत शुक्रिया। राव मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद थे, बहुत तफसील के साथ सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात थे जिनको कवर अप करें। रवायत के मुताबिक हमेशा बहुत सारे सवालात जो मेरे दिल में होते हैं उसका भी जवाब दे देते हैं। मकसद इन्होंने भी वही बात की कि नारे दावे वादे वईद नहीं, बल्कि अमली जामा पहनाना और अमली इकदाम करने बहुत ज़रूरी। बिलाशुबा मैं प्रोग्राम के आखिर पर फिर वो लफ्ज़ दोहराता हूँ, एक बेहतरीन ऐलान है तालीमी एमरजेंसी और इस मुल्क की तरक्की के ज़ामिन भी। लेकिन राव साहब ने बड़ी खूबसूरत बात वही कंप्यूटर्स वाली जो मैंने पहले की कि लोग दुनिया एआई पे जा चुकी है। हम अभी व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ माउस और इसकी तारें प्लग इन और प्लग आउट कैसे करने, इसे ऑन ऑफ कैसे करना है, यहाँ मोहतात हैं, यहाँ तक मोहताज हैं। और स्कूल टीचर जो एक कंप्यूटर का है वो डेटा एंट्री पे लगा हुआ है। तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? दुनिया जिधर तरक्की कर रही है हम उधर से रुख मोड़े बैठे हैं। तो तालीमी एमरजेंसी फिर कारामद साबित नहीं होगी। मकसद प्रोग्राम का ये था कि जो ऐलान है उसके ऊपर गवर्नमेंट की आंखें उस तरफ मतवज्जा कराएं जहाँ एक्शन की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।